हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ाएंगे आज संविधान पॉलिटी। संविधान में आपको पढ़ाएंगे संविधान संविधान क्या होता है। सबसे पहले तो यही बताएंगे संविधान क्या होता है। हमारा कोई देश या हमारा देश कैसे चल रहा है, इसे चलाने के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या कायदे हैं, कानून व्यवस्था कैसी होगी, हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, ठीक, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, हमें क्या अधिकार मिले हैं, वो जो सारा डाटा, जो रिकॉर्ड जिस किताब में लिखे रहते हैं उसे कहते हैं संविधान। ठीक है। अब संविधान में मैं आपको बताया कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक। संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कितने दिन में बनाया, किसने क्या भूमिका निभाई, सारा का सारा आपको कराएंगे। ठीक है। संविधान में सबसे पहले आता है उद्देशिका। पहले तो हमारी एक कमेटी बनी। हमारी कमेटी बनने के बाद सबसे पहले एक उद्देश्य, क्या उद्देश्य, कमेटी बना तो इसका कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। क्या उद्देश्य था कि हम एक संविधान बनाएंगे, तो एक उद्देश्य का प्रस्ताव था। ठीक है। अच्छा, उद्देश्य का प्रस्ताव तो लाए, लेकिन हमने कहाँ का देखा था कि कहाँ, और सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, तो हमने कहाँ पे देखा, अमेरिका में देखा। अमेरिका में तो देख लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव ये लोग लेके आए थे, लेकिन ये कहाँ पे पता चला कि इसकी भाषा क्या होनी चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव की क्या भाषा होनी चाहिए, कौन हमारे यहाँ लेके आया, ठीक, कहाँ से हमने भाषा ली, कौन हमारे यहाँ लेके आया, कब हमने उसे अडॉप्ट किया, ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, ठीक है। और अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी, नेहरू जी ने क्या किया, ठीक है, सारे केस, सारा कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट है सारा कुछ आपको कराएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। ठीक। एक बार आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला करना कि बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। हमारे कहने से क्या होता है, हम अगर कुछ यहाँ पे पढ़ाई नहीं, उसके बाद कहते हैं कुछ बाहर नहीं जाएगा। अरे पढ़ाएं तो तब तो बाहर नहीं जाएगा, जब हम पढ़ाई नहीं रहे तो क्या बाहर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो देखने के बाद देखें कि बाहर जाएगा नहीं जाएगा। हम आपको पूरी पॉलिटी शुरू से लेके लास्ट तक पूरी पॉलिटी आपको कराएंगे, सारे संविधान संशोधन, सारे आर्टिकल पूरे नहीं कराएंगे, आर्टिकल जितने ज़रूरी है, जितने एग्जाम में आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारे कराएंगे, और सारे संविधान संशोधन, भाग, अनुसूचियाँ, सब कुछ कराएंगे। ठीक। संविधान के स्रोत कहाँ क्या थे, संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, सारा कुछ कराएंगे। ठीक। हमारा है सबसे पहले क्या है टॉपिक आज, संविधान की आज पहली क्लास है। भारतीय संविधान। ठीक है। हम यहाँ पे है भारत में पढ़े तो भारतीय संविधान है। ठीक है। सबसे पहले जब संविधान बना, हमारी कमेटी बन गई, कमेटी बनने के बाद एक प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसे बोलते उद्देशिका या प्रस्तावना। एक प्रस्ताव आया था तो उसे कहेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका या उद्देशिका। एक उद्देश्य का प्रस्ताव आया था। ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या क्या था, उद्देश्य का प्रस्ताव में सारा कुछ कराएंगे। उद्देश्य का प्रस्ताव का स्रोत क्या था, स्रोत था क्या, यूएसए से लिया गया उद्देश्य का प्रस्ताव, अमेरिका। ठीक है। इसके बाद इसकी भाषा का स्रोत क्या था, भाषा का स्रोत क्या था, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद आपका हो गया उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था, कौन लाया था, उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? कौन लाया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कब लेके आए थे? यहाँ पे लिख दे रहे 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू 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 उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेके आए कब? 13 दिसंबर 1946। इसे अडॉप्ट कब किया? अडॉप्ट कब किया था? 22 जनवरी 1947, ठीक है। प्रस्तावना प्रस्तावना क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। दिख रहा है? ठीक है। और आगे देखिएगा, लेकिन भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन भीमराव अम्बेडकर थे, जो अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना था, लेकिन उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। और अम्बेडकर के हिसाब से आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ठीक है। लिखना चाहिए ना अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ठीक। मैंने क्या कराया आपको? प्रस्तावना उद्देशिका, इसका स्रोत कौन, कहां से ली गई प्रस्तावना उद्देशिका? यूएसए से। भाषा का स्रोत ऑस्ट्रेलिया। उद्देशिका जो प्रस्ताव है, इसे जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। इसे अडॉप्ट किया गया, हमारी संविधान सभा ने किया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया उद्देशिका में। ठीक है। संविधान का स्रोत क्या? संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, यहाँ से संविधान का स्रोत है, ठीक है। और उद्देश्य का प्रस्ताव आ गया। उद्देश्य का प्रस्ताव के ऊपर विवाद एक चालू हो गया, उसमें कहा गया उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान का भाग है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके ऊपर कई केस आए। उद्देश्य का जो प्रस्ताव आया था, ये संविधान का भाग है या नहीं है, क्योंकि पूरा संविधान ही इसी पे बना था, उद्देश्य का से ही शुरुआत हुई थी। तो उद्देश्य का प्रस्ताव में कि संविधान का ये भाग है या नहीं है, इसके ऊपर कई एक फैसले आए कोर्टों के, जज के फैसले आए। उसमें बताया गया कि किसी ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, किसी ने कहा नहीं भाग है, ठीक है। लास्ट में केशवानंद भारती, जो सबसे बड़ी कमेटी थी, 13 जजों की कमेटी थी, उसका फैसला माना गया था। तो उसके हिसाब से उद्देश्य का संविधान का भाग है, ठीक। वो आपको आगे कराते हैं, है ना। जो प्रस्तावना ये उद्देश्य का, ये संविधान, मूल संविधान में जब जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, तो मूल संविधान में तो संविधान का भाग है, ठीक है। इसके बाद जब केस आए थे, तो केस आपको सीधे सीधे करा रहे, ठीक है। या फिर चलो पूरा लिखा दे रहे, ठीक है। मूल संविधान में प्रस्तावना
संविधान का भाग है। ठीक है, मूल संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब नेहरू 46 में लेके आया तो संविधान का भाग तो था ही, लेकिन फिर अलग अलग केस आए, उन केसों में क्या था, फिर ये भाग है या नहीं है इसको लेके अलग अलग केस आए थे। उन केसों में सबसे पहले बताया गया था एक केस आया था सबसे पहले री वेरुवाड़ी केस, एक आया था री वेरुवरी केस। री वेरुवरी एक केस आया था, ये आया था कब 1960 में। एक आया था री वेरुवरी केस 1960 में। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बोला था। प्रस्तावना है, संविधान का भाग नहीं है। मूल संविधान में तो भाग है, लेकिन री वेरुवाड़ी केस में कहा जज ने, कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है जी, कहा री वेरुवड़ी केस में कहा था। इसके बाद एक अगला केस आया था जिसे कहते हैं गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस आपका कब आया था, ये आया था 1967 में, 1967। इसमें बोला प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसमें बताया प्रस्तावना है संविधान की एक गोलकनाथ केस 1967 में आया, उसमें बताया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, इसके बाद आया आपका केशवानंद भारती केस। ठीक है, गोलकनाथ हो गया, अब चलो इसे हटा रहे। अगला आपका आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, केशवानंद भारती केस में बताया, इसमें एक जजों, इसमें 13 जजों कमेटी ने 7-6 से फैसला दिया था। 13 जजों की कमेटी ने 7-6 से फैसला सुनाया। इसमें 13 जजों की कमेटी ने 7-6 से फैसला सुनाया था। और जजों ने क्या कहा था, प्रस्तावना में संशोधन किया था। उसने जजों ने कहा था प्रस्तावना में, जजों ने क्या कहा था, प्रस्तावना में संशोधन तो किया सकता है, प्रस्तावना में मूलभूत ढांचे को छोड़कर, इसका जो ढांचा है मूलभूत, इसमें
इसमें लिखा था प्रस्तावना में मूलभूत ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं। मूलभूत ढांचे को छोड़कर संशोधन कर सकते हैं, ये इसने कहा था। और कहा था जो प्रस्तावना है वो क्या नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, क्या नहीं, प्रवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, और क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं और बाध्यकारी नहीं है, लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण और सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या करती है। ठीक है, लेकिन नहीं है, लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण है, सरकार के जो काम होते हैं उनकी व्याख्या करती है, और जो संविधान होता है उसे न्यायिक अर्थ समझाती है प्रस्तावना, ये है। ठीक है, इन्होंने ये कह दिया था। ठीक, केशवानंद भारती में जो 13 जजों की कमेटी बनी थी, या 13 जज जिस कमेटी में शामिल हुए थे, उसमें 7-6 से फैसला दिया गया था, और उसमें बताया गया था प्रस्तावना बाध्य योग्य, बाध्यकारी, वो बाध्य योग्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, लेकिन जरूरी है। ठीक है, और ये कहा था प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर, ये केशवानंद भारती में कहा गया था। लेकिन वो ढांचा क्या, ये आज दिन तक किसी को नहीं पता। बस ये कह दिया मूलभूत ढांचे को छोड़कर परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ढांचा अब तक नहीं बताया। और ढांचे के लिए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताता रहेगा कि इसका ढांचा क्या है, प्रस्तावना का ढांचा समय समय पे बताएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ढांचा है क्या। ठीक है, अब इसके बाद प्रस्तावना का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है, बस ये व्याख्या करती है, इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। एक आया था, अगला आया था, उसका नाम था बम्बई वाले का आया था। बम्बई वाद कब आया था, 1994 में। इसमें क्या आया था, प्रस्तावना संविधान की का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें क्या बताया था, महत्वपूर्ण भाग, बम्बई वाद 1994 में बताया गया था, प्रस्तावना है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, अगला कराया था, अच्छा जो प्रस्तावना है इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये बस व्याख्या करती है, प्रस्तावना सिर्फ व्याख्या करती है कि सरकार के, मतलब बताती है संविधान को कि संविधान को क्या करना है। प्रस्तावना सरकार को बताती है, सरकार के जो काम होते हैं उनकी व्याख्या करती है, बाकी इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता। ठीक, प्रस्तावना सिर्फ क्या करती है, सरकार के उद्देश्यों की व्याख्या करती है बस, और संविधान में जो न्याय व्याय कैसे दिया जाता है वो सब बताती है। इसके बाद और प्रस्तावना का कोई वो नहीं है। और केशवानंद भारती हो गया, बम्बई वाद, और
बस ये इतने ही बात आए थे, इसके बाद हम करेंगे आगे। जो भारतीय जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, एक डालो हेडिंग। भारतीय राज्य भारतीय राज्य व्यवस्था की भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक, इसे कैसे करेंगे, इसके लिए एक ठीक, इसके लिए संप्रभुता प्रकृति कैसी है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, संप्रभुता, समाजवाद, समाजवाद के बाद एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद एक है आपका लोकतंत्र, लोकतंत्र के बाद एक आपका और बचा है क्या, गणराज्य। भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, संप्रभुता, संप्रभु राष्ट्र भारत, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणराज्य है। ठीक है, अब इन सबके अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं, वो सबकी अलग अलग मीनिंग बताएंगे। एक एक करके लिखे, पॉइंट लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, समाजवाद का क्या मतलब होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, गणराज्य का क्या मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। सारे मीनिंग आपको सही से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, संप्रभुता, अच्छा जो राज्य होता है, एक सेकंड और, किसी भी कोई भी एक जगह या कोई एक देश है, उसे राज्य कब कहते हैं, उसमें क्या क्या उसके एलिमेंट, क्या क्या तत्व होने चाहिए जब उसे राज्य कहेंगे। कोई एक देश है या कोई एक क्षेत्र है, या उसे राज्य हम कब कहेंगे कि ये राज्य है, उसके क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। क्षेत्र होने चाहिए, जनसंख्या हो, संप्रभु, क्या क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, और चलो आपको करा दे राज्य के 4 तत्व होते हैं या एलिमेंट तत्व। कोई भी अगर क्षेत्र या कोई एक देश राज्य है या कुछ है, तो उसके कितने 4 तत्व होने चाहिए, होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहली जनसंख्या होनी चाहिए वहां पे। अब ये थोड़ी ना ध्रुवों पे चले जाकर एक राज्य मैंने बना लिया। जनसंख्या होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। ठीक है, और हवा हवा में भी नहीं कोई राज्य बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, सरकार होनी चाहिए वहां पे, चलाने के लिए कोई एक सरकार हो। ठीक है, और एक चौथा है संप्रभु, संप्रभु। ठीक है, राज्य के 4 एलिमेंट होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कोई भी एक क्षेत्र या कोई एक देश राज्य कब कहा जाएगा, तो उसके 4 तत्व होते हैं। पहली, जहाँ राज्य होता है वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। अब भेड़ बकरी से घूमो, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला ना हो, या कोई कानून व्यवस्था ही नहीं हो, तो उसे राज्य नहीं कहेंगे। ठीक, संप्रभु होने चाहिए, उसे अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। ठीक, तब वो राज्य की श्रेणी में संप्रभु हो, सरकार हो, क्षेत्र हो, जनसंख्या हो,
तब वो राज्य कहा जाएगा। ठीक है, एक शब्द ज्यादा, एक होता है राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का अध्यक्ष और राज्यों के अध्यक्ष में क्या अंतर होता है? राज्य का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष और राज्यों के अध्यक्ष में क्या अंतर होता है? अच्छा, तीन देखो, राज्य का अध्यक्ष, राज्यों का अध्यक्ष और यूटी का अध्यक्ष, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्या होता है मतलब? ठीक है, अगर कहीं पूछा जाए राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राज्यों का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, और यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। उनका प्रतिनिधि राज्यपाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, लेकिन याद दोबारा एक बार फिर देखो, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राज्यों का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति, राज्यों का अध्यक्ष राज्यपाल, यूटी का अध्यक्ष राष्ट्रपति। ठीक है, अब वो मैंने आपको कराए थे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनकी मीनिंग आपको सबके अलग अलग बता रहे हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भारत पंथ निरपेक्ष है तो कैसे है? ठीक है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? और गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य कहाँ से लिया गया शब्द, कैसे क्या हुआ, सब बताएं। ठीक है, हटा दें। नंबर 1 पे है संप्रभुता समाजवाद। संप्रभुता क्या होता? नंबर 1 पे संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता? संप्रभुता, जो देश अपने फैसले स्वतंत्रता से ले सके, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो कहता है संप्रभु राष्ट्र। कोई देश जब अपने फैसले स्वतंत्रता से, बिना किसी के दबाव में, अपनी मर्जी से लेता है, तब वो संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु देश कहलाता है। ठीक है, स्वयं फैसले ले, फैसले ले। ठीक है, किसी के दबाव में फैसले न ले, स्वयं फैसले ले, तो संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। इसके बाद आपका आ गया समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का जो समाजवाद है वो कैसा है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक भारत का समाजवाद कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ रहे? सीधी सीधी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते हैं। मिश्रित इसकी अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित है। ठीक है, देखा है? भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, क्योंकि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्योंकि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जो समाजवाद है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है क्योंकि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवाद और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि कोई भी देश अपने फैसले स्वयं ले, बिना किसी के दबाव में ले, बिना किसी से डरे हुए ले, तो उसे कहते हैं संप्रभु राष्ट्र या संप्रभुता
और समाजवाद का मतलब हो गया भारत लोकतांत्रिक समाजवाद है, क्योंकि यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का मिश्रण है, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला देखें क्या होगा। अगला क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहे, मतलब किसी भी धर्म को न माने, तो उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सभी धर्मों से तटस्थ रहे। मीन्स सरकार का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों से तटस्थ है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रकृति है वो कौन, जो भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष की प्रकृति है वो कौन सी है? लेकिन इसकी प्रकृति कैसे हो? इसकी प्रकृति सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है, ठीक। पंथ निरपेक्ष हो गया। अब इसके आगे क्या होगा? लोकतंत्र। चलो यहीं पर लगा देंगे। एक चौथा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी। ये होता है लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की भागीदारी, ठीक है। अब एक हो गया शब्द गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, राज्य या राष्ट्र। राज्य का अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। ये गणतंत्र, जो गणतंत्र है ये शब्द कहां से लिया है? गणतंत्र शब्द यह है फ्रांस। यह फ्रांस से लिया है। यह शब्द कहां से लिया? यह शब्द लिख लो, ठीक है, यहाँ पे यह शब्द फ्रांस से लिया है, ठीक। ठीक है, यह शब्द कहां से लिया है? यह शब्द फ्रांस से लिया है। लिख लिया? आगे बढ़े। चलो इसे उठा रहे। हमारा संविधान तो बनने के लिए तैयार हो गया। फिर ये कहा कि बताओ कि हमारा संविधान बनेगा, लेकिन हम करेंगे क्या, काम क्या होगा?
उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, मतलब हमारा जो बनाएंगे हमारा उद्देश्य क्या है, हम संविधान क्यों बना रहे हैं। संविधान हम बनाने लगे, तैयार करने लगे, फिर एक आया कि हम संविधान क्यों बनाए, संविधान के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य क्या, पहले क्या होना चाहिए, न्याय। दूसरा उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता। तीसरा समानता। चौथा उद्देश्य क्या था संविधान का, एकता और अखंडता। ठीक है, हमारे जो संविधान बना, संविधान का उद्देश्य क्या था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता। ठीक, ये हमारे संविधान का उद्देश्य था। अच्छा, अब न्याय में क्या था, स्वतंत्रता में क्या था, समानता में क्या था, एकता, अखंडता, इसमें क्या क्या था, इसके सबके अलग अलग पार्ट्स कराएंगे। ठीक है, न्याय था तो कितने तरह का न्याय था। ठीक, सबसे पहले चलो न्याय पे चलते हैं। ठीक, न्याय, जो न्याय था वो कितने तरह का था हमारे संविधान में। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक हुई, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय दिए। राजनीतिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अच्छा, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और जो राजनीतिक न्याय, ये शब्द कहाँ और मिलेंगे आपको, आर्टिकल 38 में और मिलेंगे। आर्टिकल 38 में, आर्टिकल, इन शब्दों का प्रयोग आर्टिकल 38 में और किया गया। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में न्याय का प्रयोग। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने तरह की होती है, चलो वो बता रहे हैं। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने तरह की होती है। पहली तो स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम अपने विचार कहीं भी रख सकते हैं। एक होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये जो 19 में दिया था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगली कौन सी स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता। अगली धर्म की स्वतंत्रता। एक स्वतंत्रता और दी है, उपासना, मतलब पूजा वगैरह, व्रत वगैरह जो रहते, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता हमें चार तरह, मतलब इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहाँ दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 19 में, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये कहाँ दी है, आर्टिकल 25 में।
ठीक है। और नीचे जगह है। अब इसमें एक है समानता, समानता शब्द है, दिख रहा है? समानता, समानता किन किन चीजों की होनी चाहिए? पदों की समानता, लेकिन अपवाद भी है, अपवाद भी आपको कराएंगे, ठीक है। पदों की समानता हर जगह तो नहीं है क्योंकि कोटा फिक्स है। और अवसरों की समानता, पदों की समानता, अवसरों की समानता, ये इतनी समानता होती है, ठीक है। इनके इनके अपवाद भी हैं कि पदों की समान, जो अवसरों पदों की समानता जो नहीं, रिजर्वेशन कोटा रहता है कि ईडब्ल्यूएस का इतना रहेगा, ओबीसी का ये, जनरल का ये, तो पदों की समानता तो है ही नहीं क्योंकि कोटा में इनकी वैकेंसी अलग अलग फिक्स हो जाती है, इसकी इतनी वैकेंसी, इसकी इतनी वैकेंसी है, तो वो अपवाद में आता है, ठीक है। वो अपवाद अलग है, अपवाद आपको आगे पढ़ाएंगे, जब ये पूरे सही से पढ़ाएंगे तब अपवाद होगा, ठीक। समानता में जब आर्टिकलों में जब चलेंगे तो ये सारे लेके चलेंगे, ठीक। हो गया ये। अब क्या करा था? संविधान को अंगीकृत करना। अगला है संविधान को अंगीकृत करना। संविधान को कब अंगीकृत किया, कैसे किया? संविधान, ठीक है, इसमें लिख लो संविधान ये अडॉप्ट कब किया था, मतलब अपनाया, कब अपनाया था? संविधान सभा ने हमारा संविधान कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। 1949 यही डेट थी ना। ये किसने अपनाया था? अपनाया किसने था? संविधान सभा ने, मतलब हमारी संविधान सभा ने हमारा ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और लागू कब हुआ था हमारा संविधान पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया था तो इसमें क्या क्या लागू कर दिया था? इसमें क्या क्या किया था? इलेक्शन, चुनाव, नागरिकता, चुनाव थे और नागरिकता थी और अंतरिम सरकार जो 1935 के अंतर्गत चल रही थी। पहले अंतरिम सरकार, इनके आर्टिकल लागू किए थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 से। और 26 जनवरी को पूरा संविधान ही लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को इनके आर्टिकल लागू किए थे, ठीक। संविधान ने अपनाया था, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारा संविधान अपनाया था और हमारा संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे? एक इलेक्शन का, एक हम नागरिक हैं यानी ये नागरिकता का, और अंतरिम सरकार के 26 नवंबर 1949 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारी सरकार जैसे चलेगी उस सरकार को चलाने के आर्टिकल जो दिए थे वो हमारे लागू कर दिए गए थे। इन 3 चीजों के आर्टिकल लागू किए गए थे।
अच्छा, प्रस्तावना की का महत्व भी एक बार लिख लो, और किसने क्या कहा है सब प्रस्तावना के बारे में वो भी आपको बता दे रहे। प्रस्तावना के महत्व क्या है और किसने, जो हमारा जो संविधानविद या संविधान के बारे में जिन्हें अच्छी जानकारी थी, या इतिहासविद हुए जिन्हें इतिहास की अच्छी जानकारी थी, उन्होंने हमारी प्रस्तावना के बारे में किसने क्या टिप्पणी की या किसने संविधान के बारे में क्या क्या कहा वो भी और लिखा दे रहे। ठीक है, उसकी प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा, प्रस्तावना का महत्व, प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, जो पीछे मैंने बताया था। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, 32 है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना था, और वैसे इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब अलग अलग जो हमारे वो हुए, जैसे के एम मुंशी जो हुए, जो हमारी संविधान सभा में शामिल थे, उन्होंने क्या कहा था, के एम मुंशी ने इस प्रस्तावना को लेकर कहा था प्रस्तावना को लेकर कहा था कि ये संविधान की जन्म कुंडली है। क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये कहा किसने कहा, के एम मुंशी ने। एक दूसरे कौन थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव एक और हुए थे, पंडित ठाकुरदास पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है। ऐसे कहा था, या ऐसे लिख लो, बहुमूल्य रत्न कहा था, प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य, आप लिख लेना। ठीक है, रत्न है। ठीक है, इसके बाद हुए एन ए पालीवाल हुए, एन ए पालकीवाला, एन ए पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, संविधान में आपको मैंने पहली क्लास कराई, पहली क्लास में आपको इतना करा दिया, कल फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक बार ये लिख लो, उसके बाद हम इसे बिगाड़ देंगे, और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।